तो आप इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं अगर, तो फिर इसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि देखो ये तरीका हम लगाएंगे तो हम सही तरीके से कंट्रोल को समझ पाएंगे। क्लियर है ना? हमको पता कैसे चलेंगे कि एंटिटी में कंट्रोल्स हैं, समझ रहे? क्या कोई बुक होती है जिसमें कि सारे कंट्रोल्स होते हैं? तो ऐसा भी होता है, बहुत सारी एंटिटीज में प्रॉपर फॉर्मुलाइज्ड उसके कंट्रोल्स होते हैं। क्लियर है? जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं उनमें तो पूरा बुक फॉर्म में उन लोग बना करके रखते हैं पूरे सारे कंट्रोल। हेलो हेलो, क्लियर है? तो अब बुक है तो पूरी, मतलब ये तो तब बनी होगी जब एंटिटी बनी होगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि भाई बस पहले एंटिटी बनी तो उस समय सारे कंट्रोल लगा दिए, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आप 1000 तरीके की पॉलिसीज, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस तो पता नहीं कितनी नई पॉलिसीज बनती हैं, कितनी जो है वो चेंज होती रहती हैं। अब ठीक है, डेली बेसिस नहीं, वीकली बोल लो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। हेलो 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 गाइस, क्लियर है ना? फिर क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ ये 4 तरीके, है ना? तो चलो, सबसे पहले क्या है? नरेटिव रिकॉर्ड। सबसे पहले नरेटिव वर्ड बना है नरेशन से। नरेशन क्या होता है बताओ? हेलो, हाँ ठीक है, सब सही बोल रहे हैं, है ना? अपन इसको यहाँ के रिलेशन से समझने की कोशिश करते हैं, है ना? कि मैं किसी एंटिटी के किसी बंदे के पास गया, किसी सीनियर ऑफिशियल के पास गया और मैंने बोला कि हाँ यार, ये तुम्हारा सेल का क्या सिस्टम है, आ रहा है समझ में? तो उसने मुझे पूरा बताना चालू किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है कि भैया हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। और मैंने बोला एक को कि हाँ चलो एक काम करो, लिखो इस बात को। हेलो हेलो, ठीक है ना? तो अब देखो सिनारियो क्या चल रहा है कि वो पूरा पूरा बोलता जा रहा है और वो पूरा पूरा लिखता जा रहा है, ठीक है ना? एक जन, तो ये पूरा कहानी के टाइप इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इंटरनल कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। हेलो हेलो हेलो, यानी कि जैसा जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा वैसा उसने बता दिया। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पॉइंटर्स होंगे या कुछ बहुत दिमाग लगाया गया होगा। मतलब तुम समझ लो कि बस इंटरनल कंट्रोल के बारे में कहानी है ये। हेलो 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 गाइस, क्लियर है? है ना? तो इससे आपको इंटरनल कंट्रोल पता चल जाएगा क्या है और क्या करता है ना? लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इवैल्यूएट करो इंटरनल कंट्रोल को, इवैल्यूएट मतलब कि उसकी इफेक्टिवनेस और वो सब आइडेंटिफाई करो। तो अब आपके पास कंट्रोल है नरेटिव फॉर्म में, तो उसको आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? क्लियर है? तो आप क्या करोगे, उसमें से आप इंटरनल कंट्रोल्स को निकालने की कोशिश करोगे। देखो एंटिटी वाला कोई ऐसा पिन पॉइंट करके आपको नहीं बताएगा कि देखो हमारे यहाँ ये इंटरनल कंट्रोल है, ये इंटरनल कंट्रोल है। वो तो मुझे पूरा सेल्स का सिस्टम समझा रहा है। ये क्लियर है गाइस? है ना? देखो जरा, दिस इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम इज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। या तो उसने देख करके जो समझा वो बता रहा है वो। Actual testing and observation are necessary before such a record can be developed. Actual testing and observation are necessary before such a record can be developed. Actual testing करनी पड़ेगी, observe करना पड़ेगा। Clear है guys? है ना? It may be recommended in cases where no formal system is in operation and would be more suited to small businesses. May be recommended in cases where no formal control system is in operation and would be more suited to small business. Clear guys? Hello hello, नहीं ये बड़े बिजनेस के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बड़े बिजनेस में बहुत फॉर्मल रिकॉर्ड होता है आपके पास ऑलरेडी, तो आपको नरेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि ये तरीका
मुझे अपनाना था, मैं अपना नहीं पा रहा हूँ। ये रेसिडरी तरीका है, ये लास्ट रिजॉर्ट है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। बाकी सारे तरीके थोड़े ठीक ही हैं, अच्छे हैं, समझ में आ रहा है? ये सबसे बुरा तरीका है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन का। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं यही करूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? यानी जो चेकलिस्ट, क्वेश्चनर और फ्लो चार्ट है वो तीनों काफी बेटर लेवल पर हैं। ये सबसे सड़ा वाला है। क्लियर है? ठीक है। द बेसिक एडवांटेज ऑफ नरेटिव रिकॉर्ड्स आर to comprehend the system in operation is quite difficult. मतलब पूरा सिस्टम एग्जैक्टली समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसा चल रहा है, ये क्या चल रहा है। वीकनेस आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ठीक है ना। और टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, अगर मान लो उसमें कोई चेंजेस हुए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे चेंज आ जाएगा, है ना। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं किसके? नरेटिव रिकॉर्ड के। फायदे क्या है कि उसमें पूरा डिटेल्ड जो है वो रिकॉर्ड मिल जाता है। खैर ये सबसे बेसिक वाला है, समझना रहा है। किसी भी छोटी एंटिटी में किसी भी उसको लेकर के मैं क्या करता हूँ, पूरा उसका सिस्टम समझता हूँ बेटा। ये क्लियर है गाइस आपको? हेलो हेलो, है ना। तो नरेटिव चल जाता है। अब देखो चेकलिस्ट। देखो चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट ऐसी होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और फिर ऐसा चेक बॉक्स बना होता है। अरे सुन, ठीक है ना, ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है फिर चेक बॉक्स बना होता है, ऐसा 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 फिर चेक बॉक्स। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें दो तीन चेक बॉक्स हैं। एक चेक बॉक्स है यस का, एक नो का और एक नॉट एप्लीकेबल का। ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये क्या बोलता है ना, कि क्या मतलब वाउचर सीरियल नंबर में है, यस नो नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो ये काफी डिटेल्ड होता है, लेकिन चेकलिस्ट हर कोई नहीं बना पाता। चेकलिस्ट सीनियर बंदा ही बना पाएगा, लेकिन आसान बहुत हो जाता है इससे। चेकिंग बहुत आसान हो जाती है। जितनी भी बड़ी एंटिटीज हैं, बड़ी ऑडिट फर्म्स वगैरह हैं, समझ में आ रहा है, तो वहां पर काम कैसे चलता है? चेकलिस्ट। क्योंकि क्या है ना कि भाई अगर मान लो कि आपने किसी बंदे को बोला कि हाँ जाकर के एंटिटी का ऑडिट कर लो, अब उसको पूरा समझना पड़ जाए अगर पूरी एंटिटी को और वो सारा कुछ बेसिक आर्टिकल को, तो बड़ा मेहनत लग जाएगी, समझ में आ रहा है। तो हम एक चीज करके रखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल्स का पूरा वो बना रखा है कि हमको ये नहीं पता आपने क्या प्रोसीजर लगा रखा है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव्स पता है, एक तरीके से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ कुछ तो कंट्रोल्स भी, समझ में आ रहा है। तो हमने एक चेकलिस्ट उससे एग्जॉस्टिवली बना ली कि भैया, हाँ आवाज ही चली गई थी मेरी, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं। कहां तक सुना तुम लोगों ने? है ना। जैसे बड़ी फर्म्स में ये चेकलिस्ट बनाते हैं, है ना। किसी मतलब एक मैंने आर्टिकल को भेजा, है ना, और मैंने बोला कि यार जाकर के कर लो, तो वो बेचारा पता नहीं कितनी डिटेल में क्या क्या उसको समझना पड़े, क्या क्या करना पड़ जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। वहीं अगर मान लो कि मैं कंट्रोल का एक पूरा एग्जॉस्टिवली इमेजिन कर लूं कि क्या क्या होते हैं इससे रिलेटेड कंट्रोल, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। मतलब एक एरिया में कंट्रोल्स तो कितने भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन उनका जो एक तरीके से जॉनर या जो एरिया है वो चार पांच बातों में सिमटा रहता है। जैसे कि ऑथराइजेशन है, समझ में आ रहा है। तो ये तो हमको पता है ना कि हर जगह जहां कहीं भी जर्नल एंट्री हो रही, क्या वहां चेक करने के लिए कोई पर्सन है? क्योंकि कई जगह रहता है। तो अपन ने मान लो कि 50 एंटिटीज देखी, 50 प्रकार के इंटरनल कंट्रोल्स देखे, तो अपन ने उस पर एक लिस्ट बनाई कि भाई इस एंटिटी में ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, एक पूरी चेकलिस्ट बना ली, उसमें यस नो और नॉट एप्लीकेबल लिख लिया। अब वो इतनी एग्जॉस्टिव है कि जब बंदा उसको जाता है तो बस सिंपली देख लेता है कि हाँ ये वाला सिस्टम है, हाँ है तो ठीक है, ये वाला सिस्टम है, नहीं है, ठीक है। तो नहीं मतलब की वीकनेस है और हाँ मतलब की बढ़िया है। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो हेलो। तो सबसे पहले तो चेकलिस्ट से
अभी तुम चेकलिस्ट के बारे में जानते नहीं हो, मेरी बात समझो, अभी तुम चेकलिस्ट के बारे में जानते नहीं हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। एक्चुअली में चेकलिस्ट वाला तरीका ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब तुम चेकलिस्ट के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा किस लेवल पर डिटेलिंग कर रखी है। मैं भी तुमको बस इतना बता सकता हूं कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त तरीका है। हाँ, एक वो जो लिमिटेशन है कि अगर मान लो बनाने वाले ने चेंजेस या वो सब कंसिडर नहीं किए, तो हाँ वो लिमिटेशंस हो सकती है, लेकिन वो लिमिटेशंस इतनी बड़ी नहीं है, समझ रहे हैं, जिससे कि इसकी इंपॉर्टेंस कुछ कम हो। समझ आ रहा है? अरे मेरी बात तो सुनो। तुमने अभी सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शन सुना ना चेकलिस्ट का, समझ रहे? तो अभी इसको जज मत करो, समझ रहे? अभी तुम्हें बस मेरी बातें ही माननी पड़ेंगी, समझ रहे? चेकलिस्ट बहुत ही जबरदस्त तरीका है, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र छोड़ दो। प्रैक्टिकली जब तुम जाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसमें देखो, है ना, this is a series of instruction or questions which a member in the auditing staff must follow or answer. When he completes instruction, he initials the space above against the instruction. Answers to the checklist instructions are usually yes, no, and not applicable. This is again an on-the-job requirement, and instructions are framed having regard to the desirable elements of control. Desirable elements of control कि हम किसी भी कंट्रोल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कंट्रोल का प्रोसीजर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भैया आपने जैसे भी लगा रखा हो, क्या एंट्री चेक हो जाती हैं सिस्टम में होने से पहले? क्या ये चेक होता है कि भैया एंट्री सही हुई है, कोई बंदा है क्या इसका चेक करने वाला? तो इससे मुझे अंदाजा लगता जाएगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, समझ में रहे? उससे मैं अपना प्लान और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जायजा ले सकता हूँ। मेनली तो वैसे ये एग्जिस्टेंस के लिए ही होता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए अलग से मैं कंट्रोल टेस्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना? आर टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर? आर द परचेजेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन ऑर्डर? इज द परचेज ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज? तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसा हो रहा है कि उसका आंसर या तो यस, नो या नॉट एप्लीकेबल होगा। एक छोटे से एरिया को भी चेक करने के लिए हो सकता है कि देयर कैन बी मोर देन 100 क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं? इतने एग्जॉस्टिव होते हैं कि एक एक चीज जो है आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? जैसे मान लो कि है ना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्लियर है, ठीक है ना? उसको लेकर के अगर मान लो कि एक हो जाएगा नरेटिव रिकॉर्ड में, समझ में आ रहा है? कि नरेटिव रिकॉर्ड में तुम बोलोगे कि हाँ ये पढ़ लेते हैं, ये ऐसा हो जाता है, वो वैसा हो जाता है, समझ में आ रहा है? और अगर मान लो कि इस चीज को चेकलिस्ट में करें, समझ में आ रहा है? तो समझ लो कि सारे चैप्टर की लिस्ट बनाई और उसके आगे चेक बॉक्स लगाए, 3 चेक बॉक्स, कि भैया इसकी रीडिंग हो गई, डन, इसकी राइटिंग हो गई, डन, इसके टेस्ट हो गए, डन, इसका रिवीजन हो गया, डन। आ रहा है समझ में? तो ये एक तरीके से कैसा हो जाएगा, चेकलिस्ट वाला। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो चेकलिस्ट ऑटोमेटिकली आपको काफी अच्छा फ्रेम्ड वे में, स्टैंडर्डाइज वे में बहुत अच्छा हो देगा। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, है ना? तो हाँ, कंपनी को काय को, मतलब ठीक है कंपनी को दे देंगे अपन, क्वेश्चन एयर वाले अगले मेथड में यही करेंगे, लेकिन ये वाला अभी हम अपने स्टाफ को दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? कि जो जाकर के चेक करने वाला है, क्योंकि वो क्लूलेस रहेगा। नहीं, ये ऑडिट फर्म दे रही है, कंपनी के ही तो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग की बात हो रही है ना, है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है कुछ, है ना? द कंप्लीट चेकलिस्ट इज स्टडीड बाय द प्रिंसिपल मैनेजर सीनियर, है ना, टू असर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इवेल्युएट इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिशिएंसी। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, ठीक है ना? अब क्या, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर, है ना? देखो क्या बोल रहा है। This is a comprehensive series of questions concerning internal control. This is the most widely used form of collecting information about the existence, operation and efficiency of internal control in an organization. ठीक है, क्या बोल रहे हो कि ये comprehensive series है questions की concerning internal control. This is the most widely used form
ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है, एक्चुअली में इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर और चेकलिस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समझ बस चेकलिस्ट हम अपने स्टाफ को दे देते हैं और ये जो क्वेश्चनर है ना, ये हम दे देते हैं क्लाइंट को ही, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमारी तो वैसी जिम्मेदारी इतनी वैसी होती नहीं है, तो है ना, एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी के लेकर के उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है ना। इसका एडवांटेज क्या है? Important advantage of the questionnaire process approach is that the oversight or omission of significant internal control review procedure is likely to occur with this method. ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं? कोई एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल छूट जाए, दिस इज लेस लाइकली, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तुम क्लाइंट को ही दे रहे हो, तो क्लाइंट के पास तो जितने कंट्रोल है वो बता ही देगा सारे, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चनर से सारे इंटरनल कंट्रोल का वैल्यूएशन हो जाएगा, इन वन टाइम और इन सेक्शन। द रिव्यू कैन बी मोर इजीली बी मेड ऑन एन इंटरिम बेसिस, है ना, बीच में भी कर सकते हो। अभी वो बता नहीं रहा कि इसमें एग्जैक्टली है कैसा। देखो, द क्वेश्चनर इज यूजुअली इशूड टू क्लाइंट एंड द क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉइज। If on the perusal of the answers, inconsistencies or apparent incongruities are noticed, the matter is further discussed with the auditor's staff or client employee for a clear picture. ठीक है ना? The concerned auditor then prepares a report of deficiency and recommendations for improvement. अब देखो ऊपर से, ठीक है ना? तो इसमें कुछ छूट जाए इसके चांसेस कम रहते हैं, है ना? The review can be more easily made on an interim basis. The questionnaire form also provides an orderly means of disclosing control defects. It is the general practice to review internal control system annually and record the review in detail. ठीक है? In the questionnaire, generally questions are so framed कि yes जो है वो satisfactory position बताता है, no जो है वो weakness suggest करता है, ठीक है ना? Provision is made for an explanation further details of no answer. मतलब no के आगे फिर मैं explanation भी कर दूंगा, क्यों नहीं है भाई? In respect of the question not relevant to the business, not applicable, reply is given. अब इसको समझो थोड़ा सा, समझना रहे, क्योंकि इसको लेकर के कुछ लोगों को डिसएग्रीमेंट भी आ सकता है। क्योंकि देखो, यहां पर इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं? मैनेजमेंट से, उन्हीं के स्टाफ से, थोड़े डिटेल में, ठीक है? हेलो हेलो, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने एक्चुअली रीडिंग लगाई है, बस समझा रहे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ में रीड कर रहे हो थोड़ा सा। अभी एक्सप्लेन करना प्रॉपर चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, है ना? तो अब समझना, मुझे इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, मैं ऑडिटर हूं, है ना? तो क्या रास्ते हैं मेरे पास? तो एक तो तरीका होता है नैरेटिव रिकॉर्ड, क्लियर है, ठीक है ना? अब जो दूसरा है तरीका, जो जैसे को अपन चेकलिस्ट बोलते हैं, समझ रहे, दूसरा और तीसरा सिमिलर है, यानी चेकलिस्ट और क्वेश्चनर इज वन एंड द सेम थिंग। बस क्या अंतर है कि चेकलिस्ट जो है, मतलब अगर मैं वो जो पूरा हिसाब है, वो जो कागज है जिसमें कि यस नो नॉट एप्लीकेबल लिखना है, वो अगर मैं अपने स्टाफ को दे दूं तो, और उससे जाऊं जाकर के पूछ के आओ सबसे, तो वो हो जाता है चेकलिस्ट। लेकिन अगर मैं वो पूरी चेकलिस्ट टाइप का जो है वो मैं क्लाइंट को ही दे दूं कि भैया मुझे भर के दे दो, समझ में आ रही है बात? तो वो क्या हो जाता है? क्वेश्चनर। सबसे पहले तो इस बात पे आप समझ जाओ कि क्वेश्चनर होता क्या है। भैया इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ, ऑडिट स्टाफ जो है वो कंट्रोल्स जाकर के देखेगा ना सब जगह, मतलब कि सबसे पूछेगा सारे उससे कि भैया क्या है क्या नहीं है। वो क्वेश्चनर मतलब मेरा स्टाफ फिल करेगा तो वो चेकलिस्ट है, और क्लाइंट का स्टाफ अगर कंपनी का स्टाफ फिल कर रहा है तो वो क्या है? क्वेश्चनर। कुछ समझ आ रहा है ना? अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है हमको कि भैया ये तो, अरे क्लाइंट को कैसे दे रहे हैं? क्योंकि देखो मेरा मेन काम इंटरनल कंट्रोल नहीं, इंटरनल कंट्रोल के लिए तो वैसे भी मैं मैनेजमेंट पर रिलाय करता हूँ, ठीक है? दूसरा,
इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो झूठ लिख देंगे तो फिर वो फंस जाएंगे, क्योंकि मैं अगर एक आध कंट्रोल भी मैं चेक करूं और उसके बाद फिर अगर वो इधर उधर निकल गया तो फिर तो मैं हो सकता है कि पूरा उसको डिसरिगार्ड करके कंट्रोल टेस्टिंग करने ही लग जाऊं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये एक तरीका है जिससे कि मैं क्लाइंट से ही पूछ रहा हूं कि भैया कैसे हैं आपके कंट्रोल, क्या क्या हैं आपके कंट्रोल, समझ में आ रहा है? वो सब मुझे बता दो। बोलो कहिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? परफेक्ट। ठीक है ना? अब इसको एक बार रीड करो क्वेश्चन को। किसका? इंटरम बेसिस मतलब कि ऐसा एंड में नहीं होता। मतलब मैं अगर पूरे साल जैसे शुरू शुरू से ही जाने लग जाता हूँ ना, ठीक है ना, तो मैं बीच बीच में ही भरवा सकता हूँ उससे। मतलब मेरे को बस ईयर एंड में करने की जरूरत नहीं है, साल के बीच में भी मैं करा सकता हूँ। जब भी इंटरम बेसिस आएगा ना ऑडिट में, तो 60 to 70% ऑफ टाइम उसका मतलब ये होगा कि बीच साल में मैं चेकिंग कर रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मतलब इसको बहुत ध्यान से ही यूज करना पड़ता है। समझ रहा है? दूसरा कि भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी तो वैसे ही नहीं होती, नहीं तो फिर तो वही इंटरनल ऑडिटर भी बन जाएगा। मतलब क्लाइंट को तो अच्छा ही है ना कि डबल डबल काम हो रहा है, इंटरनल भी चेक हो रहा है और एक्सटर्नल भी हो रहा है। समझ आ रहा है? तो हम यहाँ पर इंटरनल उसके भरोसे छोड़ करके, समझ आ रहा है, हाँ थोड़ा सा दुखी करने वाला है ये प्रोफेशनली। समझ रहे कि फिर तो ऑडिटर ऐसे हमेशा ही, मतलब फिर कभी भी कुछ गड़बड़ निकली तो वो यही बोल देगा कि इंटरनल कंट्रोल। हेलो हेलो। हाँ कॉल आ गई थी। तो कहाँ तक समझ में आया? हाँ, क्योंकि ऑडिटर तो अपना मतलब वो कर लेगा, प्रोफेशनली गड़बड़ नहीं है मतलब, समझ रहा है, लेकिन वही लिमिटेशन है ना यार इनहेरेंट ऑडिट की। समझ रहा है कि भाई वो क्या करेगा, वो तो ये लिख देगा कि भैया हमने तो मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा किया। देखो एक चीज समझ लो, इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल चेक करने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की ही है। ये वाली बात समझ रहे हो? है ना? अब वो इंटरनल कंट्रोल के कुछ पर्टिकुलर मतलब चीजें अब स्टैट्यूटरली ऑडिटर को करनी पड़ रही है, अदरवाइज तो ऑडिटर सिर्फ इसलिए कर रहा था ना कि वो अपना सब्सटैंटिव का वो कम कर ले। समझ में आ रहा है? इंटरनल कंट्रोल्स को ओपिनियन देने के लिए तो चेकिंग वैसे भी वो नहीं कर रहा था। हेलो हेलो। है ना? तो इंटरनल कंट्रोल्स का तो वैसे भी वो भरोसा एंटिटी पे ही करता है, क्योंकि भैया मतलब क्या क्या कर लूंगा मैं। मतलब समझ में आ रहा है ना? मैं सब्सटैंटिव तो चेक कर ही रहा हूँ, कंट्रोल के बेसिस पे मैं बस उसका दायरा थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, मैं सैंपल्स थोड़े से कम कर रहा हूँ बस। ठीक है? देखो ये मान के चलो कि गलत इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें इसके लिए मिल सकती है तो किसी भी चीज के लिए मिल सकती है। अपन लोग हर चीज के लिए क्लाइंट पे ही निर्भर करते हैं, ये बात समझो। तो अगर मान लो कि उसने कुछ झूठ बोला और एक्चुअल ऑपरेशन में मैंने देखा, मैंने बताया ना वो कि अगर एक्चुअल ऑपरेशन में मैं कुछ देखूं और मान लो कि उसका अलग निकले, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है? फिर मैं क्लाइंट से बोलूंगा कि भाई ये क्या है यार। ठीक है? मतलब फिर तो मैं उसके उसका पूरा का पूरा क्वेश्चनर फाड़ के फेंक दूंगा। झूठ बोलने से पहले उसको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला कंट्रोल पे तो कर नहीं रहा। मैं तो सब्सटैंटिव के टाइम भी हो सकता है मेरे को कंट्रोल डेफिशिएंसी पता लग जाए, तो हर चीज में हाँ 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 थोड़ी कर देगा वो। क्लियर है ये? ठीक है ना? बहुत दूर चले जाएंगे अपन, लेकिन चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत दूर चले जाएंगे अपन, बहुत दूर
चले जाएंगे इस वाले डाउट से, लेकिन चलो ठीक है, बताओ। नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट कर, जल्दी बोल, जल्दी बोल। हम्म। सब्जेक्टिव है ये बात, सब्जेक्टिव है ये बात, सब्जेक्टिव है ये बात, समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्योंकि कौन सा कंट्रोल गलत निकला, कौन सी चीज झूठ निकली, क्या सब चीजें झूठ निकली? दूसरा, मैं एकदम आंख बंद करके तो रिलाई कर नहीं लेता, मेरे सारे प्रोसीजर इंटरलिंक्ड है, समझ रहे? अगर कंट्रोल है ही नहीं और उन्होंने सारे कंट्रोल के लिए हाथ लिख रखा है, तो सब्सटैंटिव में क्लियरली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ रहे? तो मोमेंट तुम सब्सटैंटिव करोगे तो उसकी जब तुम ट्रेल देखोगे तो उसमें साफ दिख ही जाएगा तुमको कि ये हिट कर रहा है, मतलब कि उसके जो कंट्रोल्स हैं वो हिट होते हुए दिखेंगे कि भैया ये गलती कैसे हुई, इसका तो कंट्रोल था अच्छा खासा, है कि नहीं? क्योंकि सब्सटैंटिव में फिर ज्यादा, क्योंकि कंट्रोल एग्जिस्ट अगर नहीं करते तो गलतियां मिलेंगी, गलतियां मिलेंगी तो फिर मेरा कंट्रोल पे शक जाएगा, फिर मैं अगर अगर एक आध भी जाकर के चेक कर लो तो मेरे को मिल जाएगा, है ना? अब समझो, अगर मान लो, तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात हो गई, मतलब रेयर वाली, रेयर भी नहीं, मतलब ये वो हो गया ना, मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो हुआ भी, अगर मान लो कि तुम उसको बोल रहे हो कि भैया नहीं अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो फिर बेटा वही होगा जो तुम कह रहे हो, समझ रहे? तो फिर हाँ, दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझ रहे? और ये जो टाइम का नुकसान है, इसमें ऑडिटर से ज्यादा नुकसान बेटा एंटिटी का ही होगा, क्योंकि एंटिटी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट और वो सब टाइम पे सबमिट करना होता है। मेरे लिए तो वो एक क्लाइंट है, समझ रहे? मेरे पास थोड़ी टाइमलाइन है, मेरे पास टाइमलाइन है उस क्लाइंट की, और अगर गड़बड़ क्लाइंट कर रहा है तो फिर वो मेरे ऊपर इस बार का दोष थोड़ी देगा कि भैया आपने टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया। अगर तुम चोर हो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तुम हमको बोल रहे हो कि टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो, लास्ट है फ्लो चार्ट। गाइस आप सब लोगों ने रीड कर लिया था? किसी के बच्चे तो नहीं थे क्वेश्चन? बता दो मुझे, है ना? फ्लो चार्ट एक्चुअली अच्छा तरीका है, लेकिन ये बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाया है आप लोगों ने? हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ या इसमें किसी में भी, ठीक है। फ्लो चार्ट जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, फ्लो चार्ट जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना? फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट मतलब कि प्रोसेस चार्ट जनरली बात हो रही है ना, कि स्टेप 1 स्टेप 2 उसके बाद फिर ये कर देना, समझ रहे? मतलब तुम सोचो कि अगर मान लो एक सिंपल खाना बनाने का एक फ्लो चार्ट बनाया जाए, समझ रहे? तो पहले एक प्रोसेस आएगा, स्टार्ट, जैसे कंप्यूटर के बनाए होंगे तुम लोगों ने, है ना? और उसके बाद फिर हो सकता है पैरेलली दो तीन चीजें चले, समझ आ रहा है? ठीक है ना, जैसे उसमें एक बॉक्स बन जाएगा कि भैया है ना, कि हाँ अब आलू डालो, अब प्याज डालो, समझ आ रहा है? उसके बाद फिर क्वेश्चन बॉक्स आएगा, ठीक है, कि प्याज ने क्या तेल छोड़ दिया है ना, क्या प्याज ने तेल सोख लिया है, यस और नो, ऐसे दो बॉक्स निकलेंगे, थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो फ्लो चार्ट को लेकर के, तो है ना? तो हम किसी भी प्रोसेस को अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिपिक्ट करेंगे, है ना, तो उसका इवैल्यूएशन बड़ा आसान हो जाएगा। हेलो 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 गाइस, अरे 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 यार, मैं एबीसीडी पढ़ाता हूँ, तुम मुझसे सेंटेंस के डाउट पूछने लग जाते हो यार। मैं पहले जितनी बात बोल रहा हूँ उस पर हाँ या ना बोला करो, समझ में? उतनी समझा करो, फिर आगे बढ़ा करो, क्योंकि वो भी छूट जाती है, पूरा दोबारा करना पड़ता है यार, समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्लो चार्ट जो है पूरा पढ़ेंगे ना यार अपन, समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले मैं जितना बता रहा हूँ उतना मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं, समझ में? डाउट के लिए बोलते ही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ, क्या पूछ रहा था यार मैं, कि फ्लो चार्ट जो है वो इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी इंटरनल कंट्रोल को फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिपिक्ट करोगे तो उसका इवैल्यूएशन काफी इजी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना?
है ना। मतलब अगर मान लो आपको इंटरनल कंट्रोल को फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाओगे तो कितना अच्छा दिखेगा, समझ रहे, सीधे सीधे उसमें वीकनेस और वो सब फाइंड आउट करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जरा इसको क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, है ना, ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट जो है वो बहुत सबसे कंसाइज है। कंसाइज मतलब क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट वे का तरीके से देखा जाए तो रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम, है ना। इट मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्रेशन, सबसे कम शब्दों में सबसे अच्छा इवैल्यूएशन हो सकता है, एंड देयर बाय achieves the consideration of presentation not possible in any other form. It gives bird's eye view of the system, पूरा सिस्टम एक बार में दिख जाएगा, पूरे फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन एक बार में दिख जाएंगे, and integration in the documentation can be easily spotted and improvements can be suggested. It is also necessary for the auditor to study the significant features of the business carried on by the concern, the nature of its activities and various channels of goods and materials as well as cash, both inward and outward, and also a comprehensive study of entire process of manufacturing, trading and administration. ध्यान से इसको रीड करो, देखो रीडिंग से ही काफी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना, कि ऑडिटर के लिए भी जरूरी होता है कि वो भाई बिजनेस के बारे में सिग्निफिकेंट मतलब बिजनेस के फीचर्स को स्टडी करे प्रॉपरली, समझ रहा है, उसके नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज, चैनल्स ऑफ वेरियस चैनल्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल एज वेल एज कैश, इनवर्ड आउटवर्ड, है ना, और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करे किसकी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल्स इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव. अरे यार इन लोगों ने ना जहां से भी ये मारा है उसका पहला पैराग्राफ दे करके छोड़ दिया है, समझ आ रही है गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। मतलब ये इंट्रो भी प्रॉपर नहीं हो पाया एक्चुअली इसका फ्लो चार्ट फॉर्म का, लेकिन चलो ठीक है, अब जितना दे रहा है तो अपने को सजेस्टेड आंसर में यही देगा, और है कि नहीं, अपन उसको कितना भी अच्छा समझा ले, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है, मतलब तुम समझ लो कि तुमने किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत की कि ये प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल समझा और उसके बाद उसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया कि देखो यहाँ होता है, उसने बंदे बना दिए या कुछ भी, है ना। तो पूरा जो फ्लो, जैसे कंप्यूटर का ही है इसमें एक्चुअली मेनली काम, जो है फ्लो चार्ट जो है वो कंप्यूटर में ही यूज होता है, तो उसमें आपको पूरा एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में वो दिख जाएगा आपको कि देखो ये चीज यहाँ से यहाँ जा रही है, ये चीज यहाँ से यहाँ जा रही है, कोई ब्लूप्रिंट। जैसे आप अगर मान लो कि जैसे किसी मॉल में गए हैं, समझ रहे, और जैसे आप इंटर हुए रिसेप्शन में, वो पूरा चार्ट में बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। हेलो गाइस, हेलो हेलो, समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट का तुम्हारा सिस्टम है, समझ रहे, इससे तुम इंटरनल कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है ना। अब बस इसमें ये मुश्किल आती है कि भैया ये बनाएगा कौन, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो एंटिटी बना के रखती है, समझ आ रहा है, या अगर ऑडिटर के पास टाइम है अच्छा खासा तो फिर वो बना सकता है, कोई मास्टर कोई है एक्सपर्ट है कि भैया फ्लो चार्ट बनाने में एकदम मजा आ जाता है उसको, तो उसको फटाफट देते जाओ, वो फ्लो चार्ट बना देगा, सबके काम आ जाएंगे। क्लियर है गाइस, बताओ, ठीक है। हेलो हेलो, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन आप फिर अपने मन से नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा मतलब मन से थोड़ा बहुत लिख दो, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों ने सही से नहीं लिखा है, लेकिन हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे ही लिखो, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ, क्यों, अगर एंटिटी के पास बना पड़ा है पूरा, समझ में रहा है, ठीक है ना, उसके पास पूरी बुक है, ठीक है ना, इंटरनल कंट्रोल्स की, तो फिर अरे इंटरनल कंट्रोल के बारे में तुमको कौन बताता है, एंटिटी ना,
जितनी बड़ी एंटिटी होगी उतना फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर उसके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कि भैया तुम्हारे पास स्पेसिफिक डिटेलिंग्स हैं, समझ में आ रहा है? तुमको बुक दे दी उसने कि देखो ऐसा है हमारे यहाँ का इंटरनल कंट्रोल, जब तुमको वही मिल गया तो फिर तुम वापस उल्टे पैर काहे को नरेटिव की तरफ भागोगे? ठीक है, फिर अब क्या है? टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक बार देख लो ये चारों, समझ आ रहा है? अच्छा, इन चारों के बारे में बता दूं, इन चारों में से कोई ना कोई एक, समझ आ रहा है? और सबसे हाईएस्ट पे आते हैं चेकलिस्ट, और फिर आपके सेकंड नंबर पे आते हैं फ्लो चार्ट। पास्ट में एग्जाम में जो पूछे गए बहुत सारे बार जो है उनमें से एक है ये, मतलब कि जिनको बहुत बार पूछा गया है कई कई एग्जाम्स में। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, है ना? जो ऊपर पढ़ा अपन ने, कोई भी एक टाइप शॉर्ट नोट में आता है लास्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का। ठीक है, पढ़े, है ना? चलो, अब टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल आफ्टर असिमुलेटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो मतलब इकट्ठा उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग उसने ले ली, ठीक है ना, समझ लिया थोड़ा सा। उसके बाद ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन वेदर एंड हाउ फार द सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन। तो एग्जिस्टेंस समझ ली अपन ने, अब अपन देखें कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है। समझ आ रहा है? जो ऊपर वाला है उससे अपन ने ये चेक करवा लिया कि कौन कौन से हैं इंटरनल कंट्रोल। अब अपन क्या देखेंगे कि जितने हैं वो कितने सही हैं। हेलो 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 हेलो, समझ आया क्या बोला? कि पहले अपन ने क्या देखा कि कितने हैं, अब अपन देखेंगे कि जो हैं उनमें उनमें से अपन टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फॉर दिस ही रिजॉर्ट्स टू एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ सिस्टम्स इन ऑपरेशन। ठीक है ना? ठीक है, this he does on a selective basis. He can plan this testing in such a manner that all the important areas are covered in the audit period of say 3 years. अब देखो क्या बोल रहे हो। हेलो हेलो हेलो, इससे क्या पता चलता है आपको? बताओ बताओ बताओ।
पिछले 3 साल? कुछ भी कहाँ लिखा है उसके पिछले 3 साल का ऑडिट? अरे सीधे सीधे रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, मतलब उसको एक बार में सारे कंट्रोल नहीं टेस्ट करने हैं। वो कह रहा है कि 3 साल में पूरे कंट्रोल टेस्ट कर लेना एक बार। हेलो हेलो हेलो। तो ऑडिट तो हर साल का होता है। हाँ, तो इंटरनल कंट्रोल का थोड़ी जरूरी है। समझ आया? वो कह रहा है कि आप कंट्रोल्स को 3 साल में कर सकते हैं, यानी कि एक कंट्रोल 3 साल में एक बार चेक होगा तो चलेगा। हेलो हेलो। अरे ये बात हम रिस्क असेसमेंट में पढ़ चुके हैं, वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट, याद है ना? इंटरनल कंट्रोल को लेकर के बार बार चेक करने की जरूरत थोड़ी है। इसलिए वो प्लान भी ऐसा बोल रहा है कि ऐसा बना लो कि भैया 3 साल में एटलीस्ट सब चेक हो जाए। जैसे इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन क्या बोलता है कि भैया 1 साल में सारी इन्वेंट्री चेक हो जाए। भले तुम हर महीने कर रहे हो या कुछ भी, तो कुल मिलाकर के सारी इन्वेंट्री एटलीस्ट एक एक बार पूरी हो जानी चाहिए। क्लियर है ना? इंटरनल कंट्रोल में 3 साल का टाइम दे दिया। सिलेक्टिव टेस्टिंग इज डन बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, प्रोसीजरल टेस्ट एंड ऑडिटिंग इन डेप्थ। ठीक है ना? चलो, तो अब बात करते हैं अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की। ठीक है ना? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द effectiveness. Test of controls are performed to obtain the audit evidence about the effectiveness of the design, है ना, कि भैया ढंग से बने हैं कि नहीं, और ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं, और थ्रू आउट द पीरियड मतलब की कंटिन्यूटी। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो। EOC, E फॉर एग्जिस्टेंस, O फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड C फॉर कंटिन्यूटी। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, है ना? ठीक है, देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन एंड ऑपरेशन थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, चलो, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट, है ना, मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट को भी चेक करेंगे, है ना, वेयर स्ट्रेंथ्स इन द कंट्रोल एनवायरमेंट आर यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू रिड्यूस द कंट्रोल रिस्क। ठीक है, मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट में अगर स्ट्रेंथ है तो कंट्रोल रिस्क कम होगा। हेलो हेलो हेलो, रिलेट कर पा रहे हो? कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो कंट्रोल रिस्क कम होगा। हेलो हेलो हेलो, है ना? एनवायरनमेंट अच्छा तो कंट्रोल अच्छी है, कंट्रोल अच्छी है तो मतलब ज्यादा वो मिस स्टेटमेंट को पकड़ पाएंगे, ज्यादा मिस स्टेटमेंट को पकड़ पाएंगे तो रिस्क कम है कंट्रोल का, कि कंट्रोल लगने के बाद भी मिस स्टेटमेंट रह जाए, ऐसा। ठीक है ना? चलो, some of the procedures performed to obtain understanding the accounting internal control system may not have been specifically planned as the test of control, but may provide audit evidence about the effectiveness of design and operation of internal control relevant to certain assertion and consequently serve as test of control. ठीक है, इसका मतलब समझना, जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूंगा ना, हेलो हेलो हेलो, जो प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा मैं काय के लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, जो प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा मैं काय के लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो मैंने इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए तो कर नहीं रखे। हेलो हेलो हेलो, हेलो गाइस, मैं ये बोल रहा हूं कि जब तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे एंटिटी की, ठीक है ना,
तो तुम उस समय ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि स्पेसिफिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे हो, है ना। तुम अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ प्रोसीजर लगाते हो, एंटिटी को समझने के लिए कुछ प्रोसीजर लगाते हो, जिनसे जिनसे धोखे से तुम्हारे कुछ कंट्रोल टेस्ट हो जाते हैं। समझ में आया क्या बोला, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीजें जो अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाएं, वो अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के हिसाब से प्लान नहीं की थी, लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो हेलो, समझ गए। अरे मैं बता रहा हूँ ना भाई, कुछ चीजों के लिए अपन एग्जाम्पल कैसे अपन फ्रेम करें। तुम बहुत सिंपल प्रोसीजर वाली बात है। अपन ने रिस्क असेसमेंट के समय क्या पढ़ा, अपन ने सबसे शुरू में कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हो। अब मैं तुम्हें इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल दे दूं, मतलब समझना तो यही प्रिंसिपल है ना, सोच करके देखो। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के अंदर, है ना, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में कर रहा हूं, समझ आ रहा है। तो मैं कुछ चीजें ऐसी लगाऊंगा, अरे भाई बहुत हैवी बन जाते हैं कुछ चीजों के एग्जाम्पल, इतने हैवी होते हैं कि अपन ऐसे सिंपली नहीं कर सकते, फिर अपना फोकस ही चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन को एक्चुअली में सिंपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। ये लाइन इतनी महंगी है भी नहीं जितना अपन ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल पे जाएंगे तो मतलब बिल्कुल ही फिजूल हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग के कुछ प्रोसीजर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सपोर्ट कर देते हैं, जबकि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं प्लान किया था उस समय, लेकिन हो गए टेस्ट, क्या दिक्कत है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है ना। तो कह रहा कुछ प्रोसीजर जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए किए गए, जो अपन ने सोचे नहीं थे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, लेकिन फिर भी उनने एविडेंस दे दिया आपको इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन इन ऑपरेशन। तो कॉन्सिक्वेंटली वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह अपन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया ही हुआ, लो फॉर एग्जाम्पल, इन ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम पर्टेनिंग टू कैश, ऑडिटर मे हैव obtained audit evidence about the effectiveness of bank reconciliation process through inquiry and observation। चलो अच्छे से देते नहीं है लोग। जैसे बीआरएस क्या है, बीआरएस पता है आपको क्या है, पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं, वो मीनिंग वाइज नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीआरएस क्या है। तो तो बीआरएस एक्चुअली में एक इंटरनल कंट्रोल है, ये पता है आपको। बीआरएस इज अ इंटरनल कंट्रोल, इज एन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, किस बात का इंटरनल कंट्रोल है। हाँ, ये मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कहां पर बताया था, लेकिन मतलब बताया ये तो मैं श्योर हूँ। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीआरएस जो है वो इंटरनल कंट्रोल है, ये समझ गए, ठीक है ना। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल है जिससे कि मेरा कैश के गलतियां जो है वो पता लग जाती हैं, सुधर जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं कैश से रिलेटेड, तो उस समय मुझे पता चल गया कि बीआरएस एक कौन बनाता है, एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, मेरा बीआरएस का क्या हो गया, बीआरएस को लेकर के मेरी इफेक्टिवनेस जो है कि बीआरएस का कंट्रोल इफेक्टिव है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो मेरा एस्टैब्लिश हो गया। घटिया एग्जाम्पल है लेकिन क्या करें, इन लोगों ने दिया है, रिलेट करवाना पड़ रहा है मेरी बात समझ रहे हो कि बीआरएस जो इंटरनल कंट्रोल है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस तुमको अंडरस्टैंडिंग के समय ही पता लग जा रही है। ठीक है, कह रहा कैश का जब अपन वो कर रहे हैं तो उस समय उसको एविडेंसेस मिल गए बीआरएस के, अंडरस्टैंडिंग के समय उसको बीआरएस के वो मिल गए, समझ में आ रहा है, एविडेंस। तो अल्टीमेटली ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह हो गया कि एक तरीके से टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही उसने कर दिया। मतलब समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं, बस नाम दे दिया बीआरएस, उसी प्रोसीजर में बस बीच में बीआरएस घुस गया और कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि मैं कैश चेक कर रहा था तो बीआरएस के बारे में पता चल गया। अपन पढ़ा भी वही रहे कि अंडरस्टैंडिंग के एंटिटी के समय कुछ एविडेंस मिल गए आपको, जिसने कंट्रोल्स के बारे में आपको एविडेंस दे दिया कि देखो कंट्रोल कितने अच्छे हैं। हेलो हेलो गाइस,
ठीक है। अब देखो, when the auditor concludes that procedure performed to obtain the understanding of accounting and internal control system also provide audit evidence about the suitability of design and operating effectiveness of policies and procedures relevant to particular financial statement assertion, the auditor may use that audit evidence provided it is sufficient to support a control risk assessment. ओ भगवान, इस मैटर को तो सही में इन लोगों ने बढ़ा दिया, इतना बड़ा मेरे को लगा नहीं था ये मैटर। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहा है कि जब ऑडिटर ये कंक्लूड कर दे, समझ आ रहा है, ठीक है, कि उसने जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोसीजर है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कर रहा है, वो उसको ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है, किसके लिए, है ना, रेलेवेंट टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, तो उसको भी ऑडिटर यूज कर लेगा। वो कह रहा है कि भैया अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर करते समय ना आपको हो सकता है सब्सटैंटिव के ही एविडेंस मिल जाए। हेलो 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 गाइस, पता क्या कह रहा है वो, समझ आ रहा है, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताने के लिए कह रहा है कि मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा था भैया इसकी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम ये सब क्या है, तो मुझे कुछ एविडेंसेस इफेक्टिवनेस के ही मिल गए। फिर कह रहा है कुछ एविडेंस तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग के समय ऐसे मिले जो कि मैं सब्सटैंटिव के समय लेता, मेरे को अभी से ही मिल गए वो। समझ में आ रहा है क्या? वही 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 वही, क्योंकि वो बताते बताते बता गए हैं, बताते बताते बता गए हैं। वो कह रहे देखो ये वाला प्रोसीजर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए करूंगा सबसे पहले, अरे एक सेकेंड, इससे तो ये भी हो जाता है, ऐसे बता रहे हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, इसमें बस लास्ट जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर भग रहा है। प्रोवाइडेड इट इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, है ना, एट लेस देन अ हाई लेवल। ठीक है ना? मतलब समझो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंट्रोल को लेकर के कर रहा हूँ टेस्टिंग, और उसका कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एक रीजनेबल लेवल पर है या कम लेवल पर है, तो ठीक है ना, समझ रहा है? क्योंकि अगर कंट्रोल रिस्क हाई निकल गया तो मैं बहुत सारी चीजों को किनारे कर दूंगा कि कोई मतलब के ही नहीं है ये एविडेंसेस मेरे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप तभी करोगे जब आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी वाली है, टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स वाली। हेलो हेलो, when you are deciding to rely on internal control, तब तो तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे। अदरवाइज क्या करना है ऐसे कंट्रोल को टेस्ट करके जिसका डिजाइन ही सही नहीं है। समझ में आया क्या बोला? मैं आपको सिर्फ लास्ट लाइन तक पहुंचाने की, मैं आपको लास्ट लाइन तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं, इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं इसको कहां तक ले जा रहा हूं उस बात को समझो। ठीक है ना? कि अगर ऐसा हुआ, समझ में आ रही है बात, कि मैंने जब टेस्ट किया या कुछ भी ऐसा में पहुंचा और उसके बाद मेरा रिस्क जो है, कंट्रोल रिस्क, वो बहुत हाई लेवल पर निकला, तो कंट्रोल रिस्क अगर हाई लेवल पर है तो दैट मीन्स कि उस कंट्रोल पे मैं रिलाई नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो फिर हो सकता है कि उस दौरान मिला ऑडिट एविडेंस मेरे लिए जीरो वैल्यू का हो। हेलो हेलो हेलो, बोलो, ये क्लियर है ना? इसीलिए इसने ये कंडीशन लगाई, प्रोवाइडेड इट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड सपोर्ट अ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एट लेस देन हाई लेवल। मतलब क्या है, कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट लोअर निकलना चाहिए, तब जाकर के आप ये सब यूज कर पाओगे, ये वाले ऑडिट एविडेंस जो अंडरस्टैंडिंग के समय निकले हैं। हेलो हेलो, क्लियर है? गाइस, मतलब हाई से कम है, मतलब कम लेवल है। कंट्रोल रिस्क हाई निकलता है तो मैं बहुत सारी चीजें डिसरिगार्ड कर देता हूं, ऐसा। तो ये ऑडिट एविडेंस भी मैं शायद डिसरिगार्ड कर दूं। ठीक है? चलो अब देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इंक्लूड
inspection of documents supporting transaction and other events to gain audit evidence that internal control have operated effectively, properly. For example, verifying that the transaction has been authorized. समझ में आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है ना? फिर इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंक्वायरी करना, ऑब्जर्व करना इंटरनल कंट्रोल को, जिनमें कोई ऑडिट ट्रेल नहीं है, मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइप के हो गए कुछ कुछ, तो उनको परफॉर्म होते हुए देखना. फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनिंग हु एक्चुअली परफॉर्म्स ईच फंक्शन एंड नॉट मियरली हु इज सपोज टू परफॉर्म इट. ठीक है? इसका मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद तुम लोगों ने आईटी में भी पढ़ा हो. जैसे मान लो पासवर्ड के कंट्रोल होते हैं, वैसे इसमें आएगा अपने को, पासवर्ड कंट्रोल होते हैं. तो अब क्या होता है कि ना, पासवर्ड का कंट्रोल क्यों होता है बताओ मुझे. ऑथोराइज पर्सन के लिए. उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. उसके अलावा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. तो अब एक एंटिटी में मान लो कि 4 लोग हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो चारों का सिस्टम उनके अपने पासवर्ड से लॉगिन होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है? लेकिन अगर सबके पासवर्ड एक दूसरे के साथ क्या है, शेयर्ड है. ठीक है? हेलो हेलो हेलो. तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? मतलब उस कंट्रोल पे किया गया पूरा खर्चा बिल्कुल ही वेस्ट हो गया आपका, जीरो वैल्यू है आपके खर्चे की. हेलो हेलो गाइस, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपके कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं निकला. कंट्रोल था रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन के लिए, और अब सिंस पासवर्ड शेयर है, आप कल को एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट आप किसी के पासवर्ड से हुआ उसको पकड़ोगे, वो क्या बोलेगा? भैया सबको पता है, ये सब जानते हैं, क्या पता किसने किया. तुमने कहा तो भैया पासवर्ड दिए काय को थे तुमको. समझ में आ रही है बात? ठीक है? हेलो हेलो. फिर रीपरफॉर्मेंस involves auditors independent execution of procedure or control that were originally performed as a part of entity's internal control. For example, खुद से मतलब वो परफॉर्म करके देख ले. रीपरफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसीजर्स में भी पढ़ा था, मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में भी पढ़ा था. हेलो हेलो हेलो, है ना? रीपरफॉर्मेंस एक तरीका होता है, इंक्वायरी एक तरीका होता है, इंस्पेक्शन एक तरीका होता है. हेलो हेलो हेलो, याद है क्या? है ना? और टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक कंप्यूटराइज एप्लीकेशन. लो, इसी का एग्जांपल दिया एक्चुअली मैंने तुमको. ओवर द ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्सेस और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल. क्लियर है गाइस? है ना? ये बातें चैप्टर 6 में और डिटेल में डिस्कस होंगी, लेकिन ठीक है. ठीक है? कौन से वाले? हाँ, तो वही तो हुआ है. अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैनेजमेंट की गलती है, मैं तो कह रहा हूँ कंट्रोल इनइफेक्टिव है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की थी? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मेरा मकसद कंट्रोल्स को देखने का ये नहीं है कि किसकी गलती है, वो इंटरनल ऑडिटर का काम है. मेरा मकसद कंट्रोल्स को देखने का सिर्फ ये है, मतलब मेरे को अगर कोई कंट्रोल वीक लगेगा तो मैं ये नहीं ढूंढने जाऊंगा कि किसकी गलती है. मेरे को अगर कोई कंट्रोल वीक लगेगा तो मैं ये देखूंगा कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है. और इंटरनल ऑडिटर उल्टा दौड़ेगा उसमें कि भैया इससे कहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये किसने किया और उसको ठीक कैसे करें. समझ आ रहा है? और एक्सटर्नल ऑडिटर उसी चीज को लेकर के कहीं और भगेगा. समझ गए? ठीक है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो कह रहा हूं उन इंटरनल कंट्रोल्स को देखो जिसमें कोई ऑडिट ट्रेल नहीं होती.
ऑडिट ट्रेल सेपरेटली आपको दिया है टॉपिक आगे में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जहां जैसे कागजी कार्रवाई होती है ना, तो नॉर्मली टेबल टू टेबल अगर गई है तो उसमें हर एक बंदे के साइन है। तो जब मान लो कल को कोई ऑडिटर आकर के देखेगा तो उसमें 5 लोगों के साइन है, मतलब कि वो 5 टेबल से होकर के गुजरा है। समझ आ रहा है? ठीक है ना। लेकिन आईटी कंट्रोल में ट्रेल नहीं छूटती। मतलब मान लो 4 लोगों ने अप्रूव किया है, तो वो आप देख ही नहीं पाओगे सिस्टम में कि कितने लोगों ने इसको अप्रूव किया है। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी जनरेट होता है। समझो, जैसे मान लो कि आपके फोन में है ना कोई ऐप डाउनलोड है, ये क्लियर है? समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो अगर आपने एक्सेस कंट्रोल दे रखा है, कोई पासवर्ड लगा रखा है, तो फिर तो एक्सेस कंट्रोल से कोई आपके फोन ही में नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक्सेस कंट्रोल वीक है, समझ आ रहा है, तो प्रोग्राम डाउनलोडिंग तो हर बंदे के पास है। मतलब जब आपने मान लो कि कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया और किसी और ने अगर मान लो कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया, तो आपके पास ये चेकिंग है कि किसी और ने कौन कौन से आपके फोन में ऐप डाउनलोड किए और आपने कौन कौन से किए, क्योंकि इसकी कोई ट्रेल नहीं है। लेकिन जब मैनुअल होता है तो मतलब एक एक जो चीज आई उसका फिजिकल रिकॉर्ड होता है। तो हम मतलब 5 कागज है, मतलब कि 5 चीजें हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा तो मैंने इसीलिए उसमें तुम लोगों को कंप्यूटराइज वाला बताया, क्योंकि कंप्यूटराइज में ही जनरली क्या होती है, ऑडिट ट्रेल नहीं होती है। क्लियर है? हाँ, देखो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, उसके नीचे देखो कि मतलब अपन आईटी रिलेटेड जितना भी है चैप्टर 6 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया वो एक्चुअली में चौथे पॉइंट का ज्यादा है और सेकंड पॉइंट का कम है, पासवर्ड वाला। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। चलो बाकी कल करेंगे अपन, है ना। ये काफी लंबा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको कल कवर करते हैं अपन। ठीक है, वैसे रीड कर लो इसको, तो वैसे सिंपल बात है, लेकिन ठीक है। ठीक है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये वाला, ये 4.31 का लास्ट पैराग्राफ है। तुम्हारे बुक में कोई और है ना। व्हेन ऑडिटर कंक्लूड द प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ये वाला है ना। तो इसमें पूरा एक लाइन में सिर्फ ये लिखा है कि जब ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर परफॉर्म करते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शन से रिलेटेड कोई ऑडिट एविडेंस मिल जाए, फिर से बोलता हूँ, ठीक है। अगर जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, है ना, अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने जो प्रोसीजर लगाए उससे उसको एक ऐसा ऑडिट एविडेंस मिला, समझ रहे, जो कि उसको तब मिलता जबकि वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाता। समझ आया? तो वो उसको यूज कर लेगा। बस कंट्रोल रिस्क हाई लेवल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ऑडिट एविडेंस काम का नहीं रहेगा। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, है ना, एक्सेप्शन दिया है कि कंट्रोल रिस्क हाई है, तो फिर तो पूरा प्रोसीजर रीडिफाइन ही करना पड़ जाएगा ना तुमको। हाँ, ठीक है। चल ठीक है बेटा, आज इतना ही। बाय बाय। ओके। कैसा? ठीक है ना। बाय बाय। बाय बाय।